तो इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, साल 2095, जहां एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे और काफी सारे शहरों पर मिलकर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों के अंदर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और हर जगह सिर्फ तबाही और डर का माहौल था। लेकिन तब इस दुनिया के इतिहास का सबसे पावरफुल हीरो इस दुनिया के सामने आता है, जिसका नाम है जीरो। ये इतना पावरफुल था कि बस अपने एक ही पंच में इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर डालता है और ऐसे ही एक एक करके इसने हर एक को मारना शुरू कर दिया। कोई भी इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, यहाँ तक कि कुछ ही देर के अंदर ही इन मॉन्स्टर्स के किंग को भी हरा देता है। उसने सारे विलन्स की ही बैंड बजा कर रख दी थी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी ह्यूमैनिटी का एक लास्ट होप था और इसने ही इस दुनिया के लोगों को दुश्मनों से लड़ना सिखाया, जिसके बाद से सुपर हीरोज की संख्या बढ़ती ही गई और साल 2100 के आते आते तक क्राइम रेट बिल्कुल ही कम हो जाता है। सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी इस समय तक खत्म हो चुके थे। साथ ही यहाँ के इतिहास का सबसे फर्स्ट हीरो यानी कि जीरो साल 2095 के बाद गायब ही हो गया। उस दिन के बाद उसे आज तक किसी ने नहीं देखा और तब से अब तक 5 साल बीत चुके हैं। असल में सारी कहानी एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही थी, जहाँ पर ये सब लोग उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड के द ग्रेट हीरो यानी कि जीरो के ऊपर एक मूवी निकल रही है और ये उसी का ट्रेलर था। यहीं पर एक लड़का भी खड़ा था जो कि ये देख के कहता है, अरे यार इसकी 5th मूवी भी आ गई। पता नहीं तब ये लोग क्या सोचेंगे जब इन्हें ये पता चलेगा कि जिसने इस दुनिया को बचाया उसे आज उसकी बहन ने ही घर से बाहर निकाल दिया काम ढूंढने के लिए। सो हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, ये लड़का ही है जीरो, जिसने 5 साल पहले इस दुनिया को बचाया था। दूसरी तरफ इधर बगल में काफी सारी लड़कियां शाइशन नाम के हीरो को देखने के लिए खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा अपना कॉन्सर्ट कर रहा है और लड़कियां तो बिल्कुल ही पागल है इसके लिए। ये देख के जीरो कहता है, ओ तो लगता है ये वही फेमस सुपर हीरो है शाइशन फैमिली से। वो हीरो कहता है, तुम सब बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो ताकि हम लोग बी रैंक में प्रमोट हो जाएं। लेकिन अचानक तभी उसके ऊपर एक गोली चलती है और जिस आदमी ने चलाई थी वो उसे कहता है, तूने मेरे साथी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी कैसे की, आज तो तू गया बेटा। तब उस हीरो के टीममेट्स कहते हैं, तुम सी रैंक के विलन्स, तुमने हमारा कॉन्सर्ट खराब करने की हिम्मत भी कैसे की। लेकिन ये सारे तो और भी गुस्से में आकर इन सब के ऊपर ही गोलियां चलाने लग जाते हैं। तभी वो लड़का अपनी पावर से इन सब की गन्स को ही ले लेता है, लेकिन ये सारे गुंडे अभी भी पीछे नहीं हटते और अपने हाथों से लड़ने के लिए आ जाते हैं। पर शाइशन फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर उन सबको ही बड़ी आसानी से हरा देते हैं, जिसके बाद अब वो हीरो मैदान में आता है। पर ये आदमी जो कि खुद उसे मारने आया था वो उसे टच भी नहीं कर पाता। उसे हार का मजा चखाने के बाद वो हीरो कहता है, अब निकल जाओ तुम लोग, दोबारा कभी यहाँ पर नजर मत आना। लेकिन तभी नीचे बैठा अपना जीरो इस गुंडे के पैर पर हथकड़ी बांधते हुए कहता है, जा कहाँ रहे हो, अब यहीं इंतजार करो स्पेशल डिपार्टमेंट के आने का। जो देखकर तो ये बंदा बिल्कुल ही डर गया था और सोचता है ये हथकड़ी तो सिर्फ सीनियर कॉप्स के पास होती है। और तब पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाइशन फैमिली का वही हीरो उस गुंडे को पैसे देता है और असल में मेन बात तो ये है कि इसने खुद ही इन गुंडों को बुलाया था ताकि ये इन लोगों को मार के सबके सामने खुद की वैल्यू बढ़ा सके। और तब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुंडा बहुत ही गुस्से में आ चुका था और अपने रियल पावर्स दिखाते हुए बस एक गुस्से में ही उसे मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाकी साथी भी कोशिश तो करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। इतने में तभी जैन चांद नाम का एक लड़का वहाँ के उससे कहता है, मैं एक ई रैंक का हीरो हूँ और अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। लेकिन ये गुंडा इस बेचारे की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, जो देखकर ये लड़का फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लेजर ग्लव्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, पर ये तो ढंग से कुछ कर भी नहीं पाता और खुद ही उड़ जाता है। एक अटैक भी नहीं कर पाए तो जीरो से कहता है, और भाई क्या हाल, ठीक तो है ना तू। लेकिन यार मानना पड़ेगा ये लड़का तो हार मानने को तैयार ही नहीं होता और अब हर बार अलग अलग वेपन से अटैक करने लगता है। लेकिन हर बार आखिर में बेचारा पिट ही जा रहा था। वो गुंडा अब गुस्से में उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ ही आने लगा, जो देखे जैन जीरो से कहता है, तुम जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और अभी भी यार ये लड़का हार मानने को तैयार ही नहीं है। अचानक तभी जीरो एक वेपन निकाल कर उस गुंडे की तरफ भागते हुए जाके एक अटैक में ही उसे वहीं पर चित कर देता है। हीरो के बस एक ही अटैक से इस गुंडे की ये हालत हो गई। जीरो की ये पावर्स देखकर जैन समझ जाता है कि भाइयों कोई मामूली बंदा नहीं है और अब वो उसके पैर पकड़ते हुए कहता है, चलो हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, मेरे सुपर वेपन्स और तुम्हारे सुपर स्ट्रेंथ के साथ हम दोनों इस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएंगे। तो जीरो से कहता है, सच कह रहे हो क्या, मैं तुम पे भला यकीन कैसे कर लूं। तो जैन उसे बताता है कि भाई अभी तो मुझे जानता नहीं, अगर मैं अपने सारे वेपन्स लेकर आया होता ना तो ये गुंडा जिंदा नहीं बचता। इतने में तभी एक कार वहाँ पर आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलते हुए कहती है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तभी जैन उसे देख के कहता है, ये तो एच सिटी की 3rd रैंक की सुपर हीरो है मिस हानडोंग मोनो, प्लीज मुझे आपसे क्या एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। तब उसके पूछने पर जैन उसे सारी बातें बताते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ गुंडों ने मिलकर शाइशन फैमिली के हीरोज के ऊपर हमला कर दिया था, पर उनके लीडर को कोई भी हरा ही नहीं पाया। लेकिन फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट ने मिलकर उसे ठिकाने लगा ही दिया। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो जीरो तो वहाँ पर होता ही नहीं, गायब ही हो चुका है वो तो। कुछ देर बाद अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसकी बहन एक कंपनी के सीईओ के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो इसे अपने साथ काम करने को कह रहा था, जिससे तो भाई और भी गुस्से में आके उसे उठाकर ही बाहर फेंक देती है। जीरो आके कहता है, फिर से तुमने कंपनी के सीईओ को मार भगाया, ये तो काफी हैंडसम भी था। लेकिन यार मेन बात तो ये है कि इसकी बहन तो सिर्फ द ग्रेट हीरो जीरो के प्यार में डूबी हुई है, बस वही चाहिए इसे। तो देख लो इसकी खुद की बहन को ही नहीं पता कि जीरो उसका भाई है। और तब वो जीरो से उसकी जॉब के बारे में पूछती है, पर यार इसने तो बस टाइम पास ही किया था, कोई जॉब तो मिली नहीं इसे। जो सुनकर इसकी बहन बहुत ही ज्यादा
गुस्से में चिल्लाना ही शुरू कर देती है, कोई काम धाम तो है नहीं तुझे, घर पे ही बैठा रहेगा क्या, अपने कमरे को भी तूने पूरा कबाड़ा ही बना रखा है। साथ ही यार यहीं पे ये पता चलता है कि जीरो की मॉम और उसके डैड 10 साल पहले ही मर चुके हैं। तब से ही वो बस अपनी बहन के साथ रहता है और असल में अपने मेन कैरेक्टर का नाम लिन है। जीरो तो बस इसका एक हीरो वाला नेम है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जैन चान यानी कि वही ई रैंक हीरो वहाँ पर आता है। असल में यार ये लिन को एक हीरो बनाना चाहता है और साथ ही वो उसे यहाँ पर अपना असिस्टेंट बनने की जॉब भी ऑफर करता है, जो सुन के तो उसकी बहन बड़ी खुश हो गई क्योंकि फाइनली लिन को एक जॉब मिलेगी और वो उसे कहती है अब से मेरा भाई तुम्हारा, जो चाहो इसके साथ करो। पर भाई जिसे ये जॉब करनी है उसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। जैन उसे कहता है टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हें हीरो एसोसिएशन ले जाऊंगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रेडी रहना। और अब बेचारे के पास बचने का तो कोई रास्ता होता नहीं, तो इसलिए अब अगले दिन जीरो जैन के साथ हीरो एसोसिएशन आता है, जहाँ पर आके वो जीरो का यानी कि अपना स्टैचू देख के पूछता है भला जीरो के बगल में ये कौन है, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या, ये एसएस क्लास के हीरोज है जो कि जीरो के साथ लड़े थे। जो सुनकर अपना हीरो तो खुद ही सोच में पड़ गया, भला है कौन ये लोग, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं ऐसे किसके साथ लड़ा भी था। जैन अब उसे हीरो रजिस्ट्रेशन लॉ के बारे में बताने लगता है जो कि 5 साल पहले शुरू हुआ था। तब उस समय एक बिल पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग हीरोज को डिवाइड कर दिया गया उनकी बैटल और परफॉर्मेंस को देखकर, हाईएस्ट टू लोएस्ट एसएस रैंक से लेकर ई रैंक तक। और यहाँ रैंक सिस्टम की वजह से हीरोज के बीच काफी लड़ाई भी हुई, काफी सारे हीरोज ने तो काम भी छोड़ दिया इसकी वजह से। कुछ देर बाद एक लड़की जीरो का एग्जाम लेने के लिए वहाँ पर आती है, जिसे पास करने के बाद ही वो एक हीरो बन पाएगा। और यहाँ पर इसका एग्जामिनर एक बी रैंक का हीरो है जिसका नाम है मिस्टर याटेन। वो उसे कहता है अगर तुमने मुझे 3 मिनट तक झेल लिया तो ये एग्जाम पास कर लोगे। तो जीरो कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो। जैन तो सुन के हैरानी हो गया और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अपना लौंडा तो फुल कॉन्फिडेंस में था और अपना वेपन निकाल कर उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। याटेन भी पहला अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीरो ने तो बस उसे एक वेपन से ही रोक लिया। जो देखकर तो ये लड़की हैरान थी और कहती है ऐसा पहली बार होते हुए देखा मैंने कि किसी ने मिस्टर याटेन का अटैक रोका है। जीरो से कहता है वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी कमजोर नहीं, तुम अब तक के मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। और अब याटेन अपनी फुल रेंज में आके जीरो पर अटैक कर देता है, पर इसने तो बड़ी जल्दी से डॉज कर लिया और अब वो तेजी से बिना मौका गवाए पत्थरों से जीरो पर अटैक करने लग जाता है। तो क्या हुआ बच्चे, बस तुम्हारे पास इतनी पावर्स हैं, ऐसे तो तुम भूल जाओ कभी जिंदगी में मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद भी वो लगातार जीरो के ऊपर भर के अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जीरो सीरियस था और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और यार सिर्फ एक किक में ही बी रैंक के इतना पावरफुल हीरो को जीरो ने ढेर कर दिया। जो देखकर तो इधर इन दोनों का मुंह खुला ही रह जाता है। जीरो के पूछने पर वो लड़की कहती है तुम्हें फुल पॉइंट्स मिले हैं, अब तुम्हारा बस रिटर्न एग्जाम होना बाकी है। और वो बेचारी अब डरते हुए जाकर सबको चिल्ला के बताती है अब क्या करेंगे हम, सर याटिन को तो इस लड़के ने हरा दिया। पर यार यही इसके तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि इसे अब रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर याटिन को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके सामने हांडोंग बैठी थी। अब जैसे ही उसे होश आया तो उसे याद आता है कि कैसे उसे जीरो ने हराया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के ने मुझे हरा दिया, मुझे कुछ ढंग से याद क्यों नहीं आ रहा। तो हांडोंग उसे कहती है छोड़ो उसे, बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। वो नया लड़का वैसे काफी स्ट्रॉन्ग था, कम से कम ए लेवल का। और तब वो याटिन को जीरो का रिटर्न एग्जाम दिखाती है जिसमें बेचारे को बड़े ही कम मार्क्स आए थे। इसका भी हाल कुछ साइतामा जैसा ही है, पावर तो बहुत है लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल जीरो। हांडोंग उसे उस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिखाती है जो कि था कि हीरो के बारे में तुम क्या सोचते हो, जिसके जवाब में जीरो ने लिखा मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जस्टिस है भी या नहीं। तो इस तरफ इधर हीरो एसोसिएशन के अंदर जैन और जीरो एक साथ थे, जहाँ जैन तो उसका बड़ा ही मजाक उड़ा रहा था क्योंकि जीरो कॉम्बैट एग्जाम में पास तो हो गया लेकिन रिटर्न एग्जाम में तो उसके सिर्फ 13 मार्क्स आए हैं, मतलब फेल ही हो गया है। तो जैन की तो अभी भी हंसी नहीं रुक रही थी, तो इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसे रोकते ही पूछता है कि हुआ क्या, तुम ऐसे जा क्यों रहे हो। तो जीरो कहता है एक हीरो बन के क्या ही फायदा, लोग तो फिर भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो उसे रोकते हुए समझाने लगता है कि अरे भाई बुरा मत मान, हीरोज तो ऐसे ही होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी, और इसी चीज को देखकर ही तो इन्हें रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। तो जीरो कहता है वो अच्छा ऐसा क्या, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन हीरोज की रैंक कम है उनकी कोई इज्जत नहीं, हमेशा उन्हें कमजोर की नजर से देखा जाएगा। तभी लोग साइड में देखते हैं जहाँ पर कुछ हीरोज मिलकर एक लड़के को धमका रहे थे हीरो एसोसिएशन छोड़ने के लिए क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। वो लड़का उनसे कहता है तुम जैसे लोग तो हीरोज हो ही नहीं सकते, जिस पर वो बंदा उसे कहता है ओ तो क्या तुम उस मरे हुए जीरो को हीरो बोलोगे, और वो गुस्से में उस लड़के को लेकर साइड में फेंक देता है। पर जीरो ने सही टाइम पर आके उसे पकड़ लिया। जैन अभी इधर गुस्से में इन लोगों को मारने आता है, पर इन दोनों की लड़ाई होने से पहले ही जीरो से रोकते हुए कहता है तुम्हें उस लड़के को धमकाने तक ही रुक जाना चाहिए था। पर ये लोग कुछ सुनने वाले कहाँ थे, खुद को ही बहुत बड़ा समझ रहे हैं लोग, और इनकी रैंक भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस डी रैंक के ही है ये लोग। तभी साइड में खड़ा एक लड़का कहता है डी रैंक के हो तो क्या,
क्या फर्क पड़ता है उससे, वैसे क्या हम बात कर सकते हैं। पर यार इन तीनों की तो उसे देखकर ही फट जाती है और उसे अल्लाह की घोस्ट कह के बुलाते हैं। तो वो लड़का कहता है, अरे डर क्यों रहे हो, मैं तो बस एक रैंक का हीरो हूँ, वैसे तुमने जीरो की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। और भाई लड़का कुछ करता उससे पहले ही तीनों दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर तो बेचारे जन और इस चश्मे वाले लड़के का तो मुंह खुला खुला ही रह गया। यहीं पर ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और इस चश्मे वाले लड़के का नाम है यान किंग। जीरो कहता है, मेरा नाम है लिंजी और ये है मेरा पार्टनर जैनचान, और इधर इस लड़के का नाम है शीशान। वैसे तो यार ये बस एक रैंक का हीरो है, लेकिन लोग फिर भी इससे काफी डरते हैं और काफी सालों बाद किसी ने इससे इतना नॉर्मली होकर बात की है। तो जीरो से पूछता है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या, जिस पर वो एक एनिमे कैरेक्टर का फोटो दिखाते हुए कहता है, मेरे पास तो बस ये है। तीनों ही ये देख के हैरान होते हैं कि भाई इसने तो एक एनिमे कैरेक्टर को अपना दोस्त बना रखा है। लेकिन तभी जीरो भी उसके पास जाके कहता है, अरे वाह तुम्हें भी ये पसंद है क्या। असल में जीरो को भी ये कैरेक्टर काफी पसंद थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब जीरो से कहता है, तो क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे। शीशान तो ये सुन के बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि पिछले 5 साल से ये बेचारा अकेला ही घूम रहा है, कोई भी टीम नहीं है इसके पास। साथ ही जन को भी यहाँ पर उसे टीम में लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद ये लोग इससे इसके एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं, मतलब कि किस चीज के अंदर स्पेशल है। तो शीशन कहता है, बैड लक। जीरो पूछता है, तो क्या तुम इस एबिलिटी से अपने टारगेट को अनलकी बना सकते हो। लेकिन यार ऐसा नहीं है, असल में बात यह है कि जो लोग भी इसके साथ होते हैं वो अपने आप ही अनलकी हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। और अब ये सब जानने के बाद इन तीनों की बुरी तरह से ही फट जाती है। यही तो यार मेन वजह है कि इसके पूरे हीरो एसोसिएशन के अंदर काफी चर्चा है। असल में बचपन में एक ऑर्फनेज में रहा करता था, जहाँ पर सब इसे शीशन कह के बुलाते थे। पर एक दिन उस ऑर्फनेज में अचानक ही आग लग गई, जिसमें शीशन किसी तरह बच गया था और उसे फिर एक दूसरे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो जिस ऑर्फनेज में गया था, एक बार फिर से वो कुछ डिजास्टर्स की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया। और उसके बाद से ही जहाँ पर भी ये बेचारा जाता वो ऑर्फनेज ही डिस्ट्रॉय हो जाया करता था, जिसके बाद बेचारे शीशन के पास सड़कों पे घूमने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और अब ये सब जानने के बाद तो तीनों ही काफी डर चुके थे और डरते हुए उसे दूर होने लगते हैं। तो शीशन उन्हें कहता है, अरे मुझसे भागो मत, कभी कभी मैं काफी लकी भी होता हूँ। तब जन के पूछने पर वो बताता है कि आज से 5 साल पहले जीरो ने मुझे बचाया था, जब काफी सारे मॉन्स्टर्स ने मुझे पर अटैक कर दिया था। तब से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके जैसा ही एक हीरो बनूंगा। और जीरो का वो पंच तो क्या ही लाजवाब था, मैं तो फैन हो गया उसका। ये बताते हुए ही वो एक्साइटमेंट में इधर पिलर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे पता नहीं कैसे पर ये पिलर टूट ही गया और छत नीचे गिरने लगती है। एक लड़की के ऊपर भी गिरने वाला था, पर जीरो सही टाइम पे आके उसे बचा लेता है। इस चीज से तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि शीशन को अनलकी घोस्ट क्यों कहते हैं। इन सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, जहाँ पर इनमें से एक यान भी था। बेचारे की हालत ही काफी बुरी हो गई है, इसलिए शीशन वहाँ आके उसे सॉरी कहता है। पर उल्टा यान तो उस पर ही और गुस्सा हो गया और उससे खुद से दूर रहने के लिए कहने लगा। तो जीरो से मना करता है कि तुम अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते। लेकिन यान तो शीशन को टीममेट मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये कह क्या रहे हो, तुम्हारी वजह से ही हम इससे मिले, अगर तुमने बस एक बार और मना किया तो मैं इसे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ ही छोड़ दूंगा। और ये सब सुनने के बाद शीशन उनसे खुद ही कहता है, रहने दो, मैं ही अब तुम लोगों से दूर चला जाता हूँ। लेकिन अब जीरो ने जो कह दिया वो कह दिया, शीशन टीम में ही रहेगा और इससे जन को भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ बस थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी होगी शीशन को इनसे, नहीं तो हर समय इन पे एक मुसीबत आती रहेगी। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जन के पास एक लेटर आता है। तो जीरो से पूछता है, क्या बात है, कोई लव लेटर मिला है क्या। जो सुन के तो बेचारा जन सदमे में ही चला गया, इसलिए क्योंकि आज तक बेचारे को कोई लव लेटर मिला ही नहीं। तो वो कहता है, अरे छोड़ो, ये लव लेटर से भी ज्यादा अच्छा है। असल में इन्हें इस लेटर के अंदर एक नया मिशन मिला है, एक बिल्कुल ही न्यू मिशन। अगले सीन में अब जीरो और जन एक साथ बैठे थे, जहाँ जन कहता है, उस लेटर में जिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा था वो यही लोग थे क्या, बड़े कमजोर लग रहे हैं। तो और यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इन्हें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने का मिशन मिला है, जो कि आपस में कुछ बहुत बड़ी डीलिंग करने वाले हैं। तब शीशन कहता है, मैंने उन लोगों पर एक हफ्ते से नजर रख रखी है, आज वो लोग एक बहुत ही कीमती चीज बेचेंगे। लेकिन काफी सीरियस क्रिमिनल्स तो पहले से ही एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं, तो अब बस यही कुछ लोग बचे हैं जो कि आज एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। इधर ये लोग आराम करने में लगे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर चश्मिश यानी कि यान अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेने में लगा था। तभी शीशन कहता है, टारगेट आ चुका है, आजा बे चश्मिश, वक्त आ चुका है। मैंने तुम लोग से कितनी बार कहा है, मैं कोई चश्मिश नहीं, मैं हूँ यान किंग द टेलीपोर्टर। तो जैन उसे कहता है, अब इतना शो ऑफ ही मत करो, वैसे भी वहाँ पर मेरी एंट्री ही बेस्ट होगी, मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुम लोग अपना देख लो। लेकिन जैसे ही बेचारा अपने शूज को यूज करने की कोशिश करता है, हवा में ही उड़ जाता है एक बार फिर से। इधर यहाँ कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सब की कुछ डीलिंग चल रही थी और ये लोग अपने एक क्रिएट किए हुए मॉन्स्टर्स को बेच रहे हैं, जिसे बस एक बटन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं अपने हीरोज। ये अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे कि तभी जैन ऊपर से टपकता है और अब इन लोगों की आपस में थोड़ी जान पहचान होती, अपना नाम बताते हैं ये लोग। लेकिन उससे पहले सारे क्रिमिनल्स गोली बरसाने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यान काफी फास्ट होता है, अपने ग्लासेस फेंक के टेलीपोर्ट होते हुए इन लोगों की गन्स को ही गायब कर देता है। साथ ही अब इन लोगों ने उस बड़े से मॉन्स्टर को इस सब से लड़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ पर शीशन के इतने अटैक्स करने के बाद भी उसे
कुछ नहीं होता और तब वो उस पर अपने कुछ चिली स्टिक्स फेंकता है, जिसे खाने के बाद तो ये मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया और बेचारों के तो पीछे ही पड़ जाता है। दोनों ही जीरो की तरफ जाते उसे कहते हैं, लिन जल्दी भाग जा भाई, आज तो हम लोग गए। और इस मॉन्स्टर को देख के तो जन की बुरी तरह से पड़ जाती है। बेचारा तो बेहोशी पड़ा था, कुछ पता ही नहीं इसे क्या चल रहा है। पर तब जीरो वेपन निकाल के एक अटैक में ही उसे मार के दूर फेंक देता है और अभी ये मॉन्स्टर सीधे सीधे में आकर ही गिरता है। जहाँ आते ही अब उसने एक आदमी को पकड़ लिया और अभी से टिकंडर को तबाही मच जाता, उससे पहले जीरो पर पहुंच कर उस पर जोरदार अटैक करता है। जन पीछे से आके कहता है, अरे रुक भी जा भाई, मतलब तक ही गया थोड़ा पीछे करते करते। इधर यहाँ पर हर जगह इस मॉन्स्टर की वजह से गंदगी फैल रही थी, क्योंकि ये बना ही है एक बहुत गंदे लिक्विड से, जिससे काफी स्मेल भी आती है। तो जन कहता है, अरे टेंशन मत लो, हाल ही में मैंने एक न्यू वेपन क्रिएट किया है, प्लाज्मा क्लेडक 2000, बस इसका एक बटन दबाते ही हर गंदी चीज ऑफ हो जाएगी। टेंशन मत लो, अब तुम इसे उस पर छोड़ दो। पर वो अब जैसे ही जैन उस पर अटैक करने को उसी तरफ जाए लगा, उसके पेट में अटक जाता है। वो तो जीरो से बाहर निकल कर उसे पूछता है, ठीक तो है ना तू? अरे हाँ, मैं तो बस इसके स्पीड एडजस्ट करना भूल गया था, इसे मैंने इसके असली कब्जे पता कर लिया है, अब तुम देखते जाओ बस। और यह सही में जेन इस पर काफी सीरियस था और फिर अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर तो जीरो बड़ा हैरान था और स्माइल करते हुए अपने वेपन को वापस रख लेता है। और जैसे अब जेन ने इस पर अपना फाइनल अटैक किया, ये मॉन्स्टर वहीं पर खत्म ही हो जाता है। इससे हर जगह पानी फैल चुका था और ये यहाँ तो इस मॉन्स्टर के निकले हुए लिक्विड से लोगों की चोटें और बीमारी भी ठीक होने लगती है। इतने में यानो रिशन मांगो से पूछते हैं, क्या ये तुमने किया? तो जीरो ने कहता है, अरे नहीं, इस बार जेन ने किया, लेकिन इन लोगों को वो कहीं पर दिखाई भी देता, क्योंकि असल में बेचारा यहाँ पर सूर्य से लड़कियों पर गिर चुका है। गलती से बेचारे इस लड़की के ऊपर ही गिर गया। अभी मिशन खत्म होने के बाद जब भी लोग अपने रैंक्स देखते हैं तो सबकी रैंक से बढ़कर सी रैंक तक आ चुकी थी, लेकिन बस जीरो को छोड़कर वो तो बस डी रैंक तक ही पहुंच पाता है। लेकिन यान के मुताबिक इन्हें ज्यादा रैंक मिल चाहिए थी और वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, क्योंकि किसी ने ये रिपोर्ट कर दिया कि तुमने उस छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया था। इस पर जन बेचाराओं ने समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और तब दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची अब इनके साथ ही है, चूंकि शायद गुम हो चुकी है, इसलिए लोग इसे अपने घर लेकर आ गए। तब इनके घर की बेल बजती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हांडोंग इसे मिलने आई है। असल में हांडोंग यहाँ पर सड़की के बारे में बात करने आई है, साथ ही वो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आई है। तभी यानो उस बच्ची को वहाँ से ले जाता है और ये लोग टीवी ऑन करते हैं, जहाँ पर हांडोंग बताती है काफी सालों पहले जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी ने पूरी दुनिया में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोला शुरू करा था, सिर्फ और सिर्फ होमलेस बच्चों के लिए, यानी कि जो अनाथ है, जिनके पास कोई घर नहीं, उनके लिए। लेकिन असल में वो सब तो सिर्फ दिखाने के लिए था। उनका मेन मकसद था एक्सपेरिमेंट्स करना, और वो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन बॉडीज को भी इकट्ठा करते थे। और ये जो इन लोगों को छोटी बच्ची मिली है, ये भी उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, या ये सिर्फ उनका एक सक्सेसफुल सैंपल। और जो एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए वो जिंदा बच ही नहीं पाए। जीरो भी अभी से सुनने गुस्से में आ चुका था कि आखिर हीरोज कर क्या रहे हैं, तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं? और भाई तो इतने गुस्से में आ चुका था कि बस इसके और से ही इन दोनों का एकदम घुटने लग जाता है। जेनो से कहता है, लिन जी आखिर तुम कर क्या रहे हो? जो सुनते अचानक उसे होश आता है और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना यार, मैं कभी कभी कुछ ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। सब हांडोंग ने बताते ही कैसा नहीं, हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की, हमने उस कॉर्पोरेशन के खिलाफ काफी सारे रेड्स किए, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बची जाते हैं। पर इस बीच इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे एक चीज पता चली कि इनका एक साथ हीरो एसोसिएशन में ही है और उसकी पोजीशन भी काफी ऊंची है। असल में इन सबकी जड़ है इस पूरे सिटी का गार्ड, यानी कि हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वो यांग रियू। अभी उसे बात पसंद दिखाया गया जहाँ पर जीरो की बहन उस पर काफी चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने इसे यहाँ पर इस छोटे बच्चे के लिए कपड़े देने के लिए बुलाया है। उस बच्ची को देख के कहती है, कोई ऐसा तो नहीं कि तुमने इस बच्ची को किडनैप कर लिया? यान उसे बताता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कना तो बच्ची है जिसके पास कोई घर नहीं, इसलिए हमने इसे अपने साथ रख लिया। यूसुम दिन उसकी बहन को बच्ची अब बड़ी क्यूट हमें लगती है और वो के साथ रखने के लिए मान चुकी थी। ये लोग अब जब कपड़े खरीदने जाने लगे तभी वही तीन डी-रैंक हीरो जिंदा पीछे करने लगते हैं। जीरो को भी इस बात की थोड़ी बहुत लगी थी और अपनी बहन से कहता है, हम लोग को तो जरा कुछ काम है तो हम लोग आते हैं 5 मिनट में। तभी पास टेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांडोंग इन्हें बता रहे थे कि वो छोटी बच्ची उस कॉर्पोरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो लोग इसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे, तुम सब सावधान रहना। वैसे बता दूं कि हांडोंग हीरो एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव है पर ये भी कुछ कर नहीं सकती। हांडोंग उन्हें सावधान करते हुए कहती है, बोलो हो सकता है तुम्हें मारने के लिए प्रोफेशनल किलर्स को भेजेंगे। और तभी पैटर्न में दिखाया गया जहाँ पर डी-रैंक वाले 3 हीरो इन लोग को मारने के लिए आए थे। वार्नों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, यह भी हमारी मॉन्टी लिस्ट में है और हमारे चेयरमैन ओयांग को तुम लोग चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जीरो कंसेंट की बात मानने वाला है, उनके मुंह पर ही मना कर देता है और मारदार मुकाबला शुरू हो जाती है। और अगले दिन मेंटरू की हालत बुरी हो चुकी थी, जमीन पर पड़े थे बेचारे बुरी हालत में, जिसके बाद अभी सब लोग जल्दी से जीरो की बैंक के पास आते हैं जहाँ पर इसने इस बच्ची के लिए नए कपड़े खरीद लिए होते हैं। साथ ही इसकी बहन ने इस बच्ची का नाम भी रख दिया था, उससे मोमो
कैक बुलाती है और क्योंकि इस सब में सबसे स्ट्रॉन्ग जीरो है तो उसे इस बच्ची की रक्षा करनी होगी। वही अभी से अपने घर पर रखेगा। उस तरफ हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाएगा जो काफी गुस्से में था। कितने कमजोर थे ये लोग, 3 ईरान हीरोज को भी नहीं संभाल पाए। इसके पास एक दूसरा बंदे बैठा था जो कि उनसे कहता है, अरे शांत हो जाओ, मैंने तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, मेरे हीरो संभाल लेंगे उन्हें। तभी दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चुपके से जाने की पर आती है और अंदर किसी को बैठा देख के उठा किसी तरह से पकड़ ही लेती है। पर अचानक इस बंदे और सर नीचे गिर गया जो देखकर वो चाहे डरी गई। इतने में तभी जैन वहाँ पर आता है और वो देखती है कि तो बस एक पुतला था, यहाँ पर तो कई सारे पुतले हैं। ये सब देख के वो गुस्से में आ चुकी थी और जैन का प्लाज्मा ने सर उठाकर वो उस पर अटैक करने लग जाती है। जैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो सुनती नहीं और बेचारे जैन तो कपड़े गायब हो जाते हैं। पुरानंगाई हो चुका है तो यो देख के इस लड़की को तो चक्कर आने लग जाते हैं और जल्दी से मौत से भाग जाती है। जैन भी सोचा पड़ा था कि भला ये है कौन, क्या चाहिए था इसे। दूसरी तरफ इधर जीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी बहन उस छोटी बच्चों ने ला रही थी और इन लोग के घर के बाहर एक बंदा इन पर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी अचानक ही जीरो उसके पीछे आ गया। वो बंदा भी ये देखते ही अटैक करने की कोशिश तो करता है पर जीरो ने तो जबर आसानी से डॉज कर लिया। जो देख के वो कहता है, तो तुम भी ओलन जी, काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। अरे यार, हमेशा मुझे भी कपोनेंट से क्यों मिलते हैं। तो बंदा कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक टॉप लेवल का असैसिन हूँ, एक रैंकर। लेकिन जीरो उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इसका लेपले बंदा अपने घुटने पर आ चुका था। जीरो के पावर्स देखते हुए वो अपनी बॉडी के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट करता है जिससे इसके पास एसआईन की पावर्स आ जाती है। वो बहुत तेज से मूव करते हुए जीरो पर एक खतरनाक बॉल करता है पर अभी इसके ताकत में जीरो के सामने कुछ भी नहीं। वो तो उसके हाथ को उखाड़ देता है और उसे एक स्माइल देते हुए उसका भी बेइज्जती भी करता है। लेकिन तभी एक झटके में ये वापस से अपना हाथ रिटर्न करते हुए जीरो के ऊपर बर्बर के अटैक्स करने शुरू कर देता है। वैसे हाथ है बंदा काफी पावरफुल पर जीरो के एक पंच पड़ते ही उसकी पूरी हाथ पंच हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो एसआईन की पावर्स हैं पर फिर भी इसने बस एक ही पंच में मुझे हरा दिया। जीरो से कहता है, अब तुम जाकर अपने मास्टर से कह दो मेरी बहन से दूर रहे, जब तक मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। इस पर वो बंदा बढ़िया कर में कहता है, तुमने मुझे रात तो दिया पर मुझे मार नहीं सकते, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारी बहन को लेने, तुम दोनों मेरे हाथों से ही मरोगे। लेकिन ये तो सुन के अब जीरो की सटक जाती है। बिल्कुल गुस्से में चुका था वो तो खुद तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक हीरो को किसी को भी मारना अलाउ नहीं। इस पर जीरो कहता है, एक हीरो, हाँ मैंने तो सालों पहले काम छोड़ दिया और अभी बंदा आए कुछ बकवास करता। जीरो उस पर एक जोरदार अटैक करता है। जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं न बचा पाना, मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। अब कुछ देर बाद जब एक रात है तो उसके बाद उससे पूछती है, कहा था तुम्हें इतनी देर से? कहीं नहीं, मैं तो बस वॉशरूम गया था। और अब रात में जीरो हारनों की देवी उस किस को बैठ कर देने लगता है तो ये पास टैक्स दिखाया गया जहाँ पर हारनों कहती है, आज से 3 दिन बाद ओयांग उस रियो कॉर्पोरेशन के साथ फिर से टच में आएगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ा मौका होगा। अगर अनु से रुकना है तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? अगले सीन में लोग हारनों के पास होते हैं जहाँ वो इन सबको बिजली की एक एरंकिरो से मिलाती है क्योंकि अगर इन्हें ओयांग को रोकना है तो कुछ मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस लड़की यानी कि इस एरंकिरो का नाम है शियाओ ये। हारनों उन्हें बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मसल अलायंस भी हमारी मदद करेंगे और ये मसल अलायंस कुछ बॉडी बिल्डर लोगों का ग्रुप है। हमें सबूत के तौर पर बर्जर सीरम्स की भी जरूरत होगी ताकि बाकी हायर मेंबर्स ओयांग को अरेस्ट कर पाए। असल में बर्जर सीरम वही ड्रग है जो कि उस एरंक असैसिन ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा था। इधर यहाँ शियाओ इन सबको देख के कहती है, मुझे नहीं लगता कि सब हमारे कुछ काम भी आ पाएंगे, वैसे भी लोग ओयांग के मुकाबले काफी कमजोर हैं और शियाओगे कहने की वजह से इन लोग की आपस में बहस छिड़ जाती है। तो अन्य मुझसे कहती है, अरे तुम्हारी पता कहा है, दिन जी भले ही ऐसा दिखता है लेकिन फिर एचसीटी में सिर्फ यही है जो कि ओयांग के डिफेंस को तोड़ सकता है। इसी बीच बातों में यानी कि भी शियाओ से बहस होनी शुरू हो गई थी तो अन्य कहती है, अब बस भी करो, किशान ने पहले ही जेनेटिक एवोल्यूशन कंपनी के पैराडाइज हेडक्वार्टर को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर हम आपस की जरूरत की वजह से फेल हुए तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ये लोग पूरी तरह से तैयार भी होते हैं ओयांग की बात लगाने के लिए। अब इससे कुछ बातों से दिखाया गया जहाँ पे सब मिलकर ओयांग के ऊपर नजर रखने काम कर रहे थे और इतने मसद अलायंस के बंदे जीरो के साथ बैठे थे जहाँ उसकी बॉडी को दबाते हुए उसी काफी तारीफें करते हैं। लेकिन इससे बेचारा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस तरफ यहाँ ओयांग के पास एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि वो कहता है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए मिस्टर गन। लेकिन मसद अलायंस लोग तो कुछ ज्यादा जोश में आ चुके थे और बिना हारनों के ऑर्डर्स के ऊपर अटैक निकले चले जाते हैं। कोई बेचारी हारनों के ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है और अभी सबके बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है जो कि मिस्टर गन जल्दी से हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करने लगता है पर शिया उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देती है। तब ओयांग किसी को हंटर कहकर पुकारता है और तब अचानक शियाओ के पर्टन से कुछ अटैक किए जाते हैं। हारनों के कहती है, तुमने तो हंटर को भी प्रिसाइड कर लिया, असल में ये हंटर टॉप प्लस हीरो है, इसकी एबिलिटी है ओमनी साइंस और गन चलाना। सीधे सीधे बोला जाए तो वाइट सिटी का नंबर 1 हीरो है। हारनों जरूर से कहती है, तुम जेनेटिक एवोल्यूशन के बंदों से लिपटो, से तो मैं संभालूंगी। उसके बाद जीरो एक आदमी के पास आता है जो से कहता है, तो तुम ही थे जिसने मिनास को हराया। पर जीरो को पता ही नहीं होता कि आदमी किसके बारे में बात कर
रहा है, लेकिन तभी एक लड़की उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और ये वही एडिसन के घर पर आई थी, पर जीरो को तो ये छोटी सी रोज तक नहीं पहुंचा पाती और उसे उठाकर दूर भाग देता है। इतने में जन आके कहता है क्या मुझे जरा मौका मिल सकता लड़ने का। तो आदमी अब इस लड़की को जन को संभालने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जन इस लड़की से लड़ने में लग जाता है और जीरो इस आदमी से, लेकिन इस बार अपना जन काफी सीरियस था और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके उस पर काफी अटैक भी करता है। उस तरफ यान इधर शाओ के पास आके पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी यान की मदद लेना ही नहीं चाहती। अचानक तभी इनके ऊपर काफी ज्यादा अटैक शुरू हो जाते हैं और शियाओ ने रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती और स्पीच काफी जख्मी हो जाती है। तभी यान उसे उठाते हुए कहता है मैं इतना कमजोर नहीं, उसने जल्दी से उसे पेड़ के ऊपर ले जाता है। असल में हंटर ने इलो पर अटैक किया था और यान उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर लेता है। जैसे ही उसने इशारा किया ठीक उसी जगह शियाओ अटैक करके हंटर को बर्फ में जमा देती है। तो देखा ना तुमने मेरी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है। उस तरफ इधर हानोंग और ओयान रू की फाइट चल रही थी जहाँ पर हानोंग पर अटैक्स तो करती है लेकिन मोन सबसे बड़ी आसानी से बच रहा होता है। बस इतना ही से तो मुझ पे क्रोस तक नहीं आएगी, लेकिन फिर से अब हानोंग इस पर अटैक करने के लाके बढ़ती है पर वो तो बस एक पंच में ही हानोंग को नीचे गिरा देता है। इतने आए हंटर शाओ को एक फोर्सफुल कतर कैच कर चुका था और यान को नीचे जाकर मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लड़की भी जन पर भारी पड़ने लगी थी और साथ में अपना जीरो भी उस हाल में से लड़ने में लगा होता है। तरह से देखा जाए तो हर कोई अपने ओपोनेंट से फाइट करने में लगा हुआ है, लेकिन तभी जीरो से लड़ते हुए वो आदमी अपने बॉडी के अंदर उस ऊर्जा को इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो देख के जीरो कहता है ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सीरियस होकर फाइट करना पड़ेगा और अब ढंग से लड़ते हुए उस पर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंकने के बाद जीरो उसके पास जाके लात मारते हुए उसकी बेइज्जती भी करता है। इसके बाद तो इसका हाल कुछ ऐसा हो चुका था। दूसरी तरफ जन इतने लड़की से पूछता है क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी, मेरे पास एक कंपनी है और हाउसिंग फंड भी। ऐसा लगता है जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया वो मुझे से तरह बंदे को मारना चाहता है। नहीं मैं जानती हूँ तुम बस मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो क्योंकि मैं अब तुम्हें मारने वाले हूँ। पर तब जैन इसे रोज से रिलेटेड कुछ इमोशनल बातें करता है ताकि इसका थोड़ा नजरिया बदले और वो तभी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। जैन की बातें सुनने के बाद वो लड़की अपना वेपन फेंक देती है। दूसरी तरफ इधर वो हीरो अंतरियान को बुरा मार रहा था और शियाओ से कहता है चिंता मत करो तुम्हारा भी मैं यही हल करूंगा। यान भी कुछ अटैक्स करने की कोशिश तो करता है पर इससे कोई फायदा नहीं होता और वो यान को एक जोरदार लात मारता है। शियाओ से कहती है इतना उस ओयांग रू ने तुम्हें दिया मैं तुम्हें उसको बदल दूंगी, लेकिन अंतर को शियाओ के ऑफर में इंटरेस्ट नहीं होता। साथ ही यान भी अपने पूरी कोशिश करने में लगा था और उसके सामने वो जरा भी नहीं टिक पाता। जो देखकर तो शियाओ भी काफी रोने लग गई, लेकिन हंटर उसे बुरी तरह मार कर वे पर बेहोश कर डालता है और अपने यान को न जख्मी करने का भुगतान तो से करना ही पड़ेगा क्योंकि शियाओ का गुस्सा अब काबू से बाहर जा चुका था और वो इस पर एक अटैक करके उसे पूरी तरह जमा के इसे वही मार डालती है। आखिरकार ये भी तो एक एरंग कीरो है। इधर अभी हाँ वो एंग्री को ही बताया जाता है जिनका एक साथी खत्म हो चुका है। आनंग भी अब हंसने लगती है तुम्हें क्या लगा था मैं बिना तैयारी के आप आऊंगी। वो इसे बर्फ में जमा कर लिन को पुकारती है और ये भी यहाँ पर एक बड़ी कूद सेंटर लेते हुए वो एक पच में दूर फेंक देता है। जीरो को देखकर आनंग कहती है वैसे मैंने अंदाजा लगा लिया था तुम्हारी स्टैंड का, लेकिन तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकले। दूसरी तरफ इस ओयान लू का भी आर्मर टूट चुका था और जो जब इसकी फाइट जीरो से होने वाली है वो अपने अंदर उसी तरह को इंजेक्ट करके असलैंग के नाम का बन जाता है। ये आप दोनों के ऊपर तेज अटैक्स करने शुरू कर देता है पर जीरो तो उसके सभी अटैक्स तो रोक ले रहा था। तो तुम असलैंग के हो अब आएगा असली मजा। और तब ये ओयान कुछ कर पाता जीरो इसके ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है। ये सब देख के तो से यकीन नहीं होता और कहता है कहीं तुम भी असलैंग के तो नहीं, जो मतलब तुम्हारा ई रैंक का होना तो बस एक झूठ है। और अब वो बार बार लगातार उसके ऊपर अटैक्स करने की कोशिश तो करता है पर बेचारा एक बार भी जीरो को टच नहीं कर पाता। तभी जीरो से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ से फेंककर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे आसपास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हानंग पूछती है ये मर गया क्या? अरे नहीं मैं थोड़ा कंट्रोल में रख किस पर वो अटैक मारा था, कुछ दिनों में से होश आ भी जाएगा। वैसे हानंग को भी अभी लगने लगा है कि एलियन पक्का सैंक के ऊपर के लेवल का है। इतने में तभी यहाँ पर जेन और लड़की बढ़ जाती है तो जीरो से कहता है अरे तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे ना, जो समझे लड़की शर्मा गई और जेन को उठा के दूर फेंक देती है। साथ ही इधर शाओ भी आउट लेकर पहुंच जाती है जहाँ बेचारी काफी घबराई हुई थी इसके लिए क्योंकि वो काफी जख्मी भी हो चुका है। और कुछ समय बाद सारी घटना टीवी न्यूज में भी आ चुकी थी कि कुछ सी क्लास हीरोज ने मिलकर एक बड़े क्राइम का खुलासा किया है। असल में न्यूज हॉस्पिटल की टीवी में चल रही है जहाँ पर अपना यान एडमिट है। वो इस बात से हैरान था कि इन लोगों ने तो किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो आखिर ये सारी बातें न्यूज में कैसे फैल गई। बेटा पिछली रात की फाइट के बाद शियाओ का तभी चिंता करने लगी है यान की। और सिर्फ यही नहीं जेन के साथ की भी वो लड़की जिसने उससे फाइट की थी वो अब उसकी काफी सेवा कर रही है। इतने में तभी जीरो भी वहाँ पहुंच जाता है चूंकि हार्नो को ढूंढ रहा था। तब उसके पीछे से हार्नो आते हुए कहती है मुझे ढूंढ रहे थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यारे पड़ गए? कन्फेस कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि हार्नो जीरो के प्यारे पड़ रही है। यह
पर वो सबको बताती कि मैंने तुम सबके लिए इस पर ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। जो सुनकर यान और जन काफी खुश होते हैं, पर जीरो को तो ट्रेनिंग करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि भाई बंदा ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसे फालतू ट्रेनिंग्स करने की क्या जरूरत, और इसलिए बात जाने लगता है। लेकिन उसके इस पर था उसे सियाओ चिट चुकी थी, तुम ज्यादा नहीं उड़ रहे, तुम तो बस 2 किलोस को उड़ाकर खुद को इतने स्ट्रॉन्ग समझने लगे हो। डायरेक्ट फैमिलीज के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं तुम जैसे, यहाँ तक कि एसएस रैंक के भी। तो जीरो कहता है तुम लोग चाहो तो इस साथ मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते, और अब वो ना कहता जीरो ने तो इन सबको चैलेंज ही कर दिया है, तो सब मिलकर अब उस हॉस्पिटल के छत के ऊपर उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। सबके सब एक साथ मिलकर अटैक्स करते हैं, जिनमें शियाओ से आगे आगे थी लड़ने के लिए, लेकिन जीरो भी ये देख के कुछ ज्यादा ही जोश में आके उसे जूलर फंच मार देता है। अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही उसमें चुका था, और अभी लड़के पे लड़ने के लिए आगे। साथ ही हानोंग भी अपने वाले कहा थी, जीरो पर बार बार अटैक्स करके उसे जमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसके आस को एक पंच में तोड़ डालता है, और अब हानोंग जल्दी से अमृतसर से पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पर जमा देती है। लेकिन यार यहाँ पर होगा वही जो जीरो चाहेगा, पूरी आसानी से ही वाइस को तोड़ते हुए हानोंग और बुफियो को दोनों को ही हरा देता है। तब उसे याद आता है अरे अभी जन भी तो बच्चा है, और इधर भाई ये जन भागने की कोशिश कर रहा था, पर जीरो तो इस बचाने को भी नहीं छोड़ता। अरे 12 बज गए, मुझे तो मोमो को लेने भी जाना है, और एक कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बुरी हालत होती है तो सबकी, लेकिन अगले ही सीनी मुतेर से खुद की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि इसके बहन ने इसका मार मार के मुंह ही तोड़ दिया होता है। उससे पूछती है तुम्हें डॉग कहाँ से लाए, तो वो बताता है कि जब मैं मोमो घर ला रहा था तभी मुझे वहाँ मिला। हालत तो देखो इस बेचारे की, इसकी बहन ने तो मार मार के इसका प्रचार ही सुझा दिया। वो अभी जीरो की वजह से बहुत ही गुस्से में थी, पर मोमो और ये डॉग दोनों ही मिलकर इसका दिल पिघला देते हैं। अगले दिन अब उसकी बहन वो डॉग को लेकर उस जगह पर आती है जहाँ पर वो काम किया करती है। बाहर का शानदार गाड़ी को देखकर उसे लगता है आज तो कोई बड़ा आदमी आ रहा है। वो अंदर जाके अब डॉक्टर की से बात करती है, जहाँ पर वो उसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को कहता है। असल में यहाँ पर ओयांग प्रेसिडेंट आया हुआ है, और ये डॉक्टर से माफी मांगता है क्योंकि ओयांग री को ठीक नहीं कर पा रहा, काफी गहरे इंजरीज आई हुई है इसे। इस सुनते ही अब सामने बैठा बुरा आदमी ओयांग री को वहीं पर मार डालता है। मेरी इस ओयन फैमिली में कचरे की कोई जगह नहीं। अब वो बांध जाने लगा कि तई वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इस ओयन प्रेसिडेंट को देख इस्तेमाल करता है, तो वो उसे कहता है डोंग यंग उससे बढ़ने की कोशिश मत करना, पहले मुझे हानोंग के साथ ऐसा बराबर करना है। अब उस प्रेसिडेंट के जाने के बाद डोंग यंग डॉक्टर किन से कहता है मैं तुम्हारे लिए आज एक स्पेशल हेल्प लेकर आया हूँ, इससे मिलो, यह है डॉक्टर मुजिली, और तुम आगे से मैंने इंचार्ज हुए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कुछ देर बाद अभी सबको दिखाएगा जहाँ पर सब लोगों पर ट्रेनिंग पूरी करके आ रहे थे। लेकिन ये लोग तो आते ही शान कुछ सुनाने लगे क्योंकि काफी मुसीबत झेलनी पड़ी है इसकी वजह से। इतनी हफ्ता हानोंग की भी फिनिश जाने लगे जीरो के लिए। ऐसा लगता है कि हफ्ते पैरेंट पड़ गई है इसके। तभी वहीं पे एक लड़का था जो कि जीरो पहचानता था, इसने जीरो के थोड़े बहुत कारनामों के बारे में सुना है, इसलिए अब उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, पर जीरो इसमें वो इंटरेस्ट नहीं होता। इतने में तभी यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। वो यंग रूडो मर चुका है, इसलिए अब उसकी जगह पर एक नया प्रेसिडेंट आया है। ये और कोई नहीं बल्कि डोंग यंग है। ये भी डोंग फैमिली का एक मेंबर ही है, और जीरो भी से बड़ी गौर से देखने लगता है। तभी शिशन कहता है क्या तुम लोग को नहीं लगता मुझे नए प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए अपने रैंक का पता लगाने के लिए। लेकिन सुनते ही सबके सब उसे ही मारने लग जाते हैं। तभी हानोंग इस नए प्रेसिडेंट से कुछ बातें करने के लिए इसके पास आती है, और इन दोनों की बातों से यहाँ पर ही पता चलता है कि डोंग यंग तो असल में इसका भाई है। कुछ देर बाद अब ये सभी वहाँ पर आते हैं, तो डोंग यंग जीरो के पास आके कहता है तो तुम ही हो नलन जी, सुना है मैंने काफी तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा हमारी फैमिली ज्वाइन करने का क्या ख्याल है, आना चाहोगे हमारे साथ। बाकी सब तो सुन के बड़े खुश होते हैं क्योंकि जीरो कोई काफी अच्छा ऑफर नहीं मिला है, पर जीरो तो बिना कुछ और समझे उसके मुंह पर ही मना कर देता है। जो सुनकर डोंग यंग बहुत ही गुस्से में चुका था और उसे मारने की धमकी भी देता है। बातों बातों में इन दोनों के बीच बहस शुरू जाती है। इस वजह से डोंग यंग बहुत ही गुस्से में आके अपनी पावर से रिलीज करने लगा। इससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर आ चुके थे, लेकिन ये सब देख के अब जीरो को ही बहुत ही गुस्सा रहता है, और वो अपनी पावर से रिलीज करता है। और अपने जीरो का तो और आया ज्यादा था कि डोंग यंग उसे संभाल नहीं पाता, जब बिल्कुल ये घुटनों पर आ जाता है, और यहाँ तक उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब इसे बिना ज्यादा बकवास के जीरो बाकी से मौत से जाने लग जाते हैं। तब डोंग यंग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होंगे। अब इधर जाते हुए शिशन जीरो से कहता है ऐसा लगता है कि मिस हानोंग अब खतरे में है। हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो उसे अब इस नए प्रेसिडेंट के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है कि पता लगाओ जरा आखिर चल कर रहा है। तभी जीरो को उसके बैनर का कॉल आता है जहाँ पर उसे बताते हैं कि डोई का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आके उसे ले जाओ। तो वो नया बंदा यानी कि डॉक्टर मुसिली उसके पास आई डोई के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछता है। असल में उसके बहन ने इस डोई को एक्सपेरिमेंट्स की मदद से काफी समझदार बना दिया है। अभी बातों को समझने के साथ साथ प्राय भी कर सकता है। इसके सारे ड्रेस बिल्कुल नॉर्मल है, पर अब इसका बस थोड़ा सा क्लिनिकल ट्रायल बचा है। तभी जीरो की बहन के पास वही बंदा आता है जो किसी शुरुआत में अपने साथ काम करने के लिए कह रहा था। क्या फिर से आगे तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तो वो उसे कहता है अरे मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर काफी खतरा है। असल में स्लैब के स्पॉन्सर यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं जिसकी वजह से
से लैब चल रहा है। वो डोंग और ओयांग के लैंड से है और वो दोनों ही एक साथ कुछ साजिश कर रहे हैं। तभी से भी ये बात समझ में आती है कि अभी न्यू प्रेसिडेंट डोंग यांग है। अगर ओयांग कैमरी और दोनों एक साथ मिल चुके हैं, डॉक्टर किंग को भी काफी खतरा है। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बंदे से उन्हें गोश्त करता है, लेकिन भाई जीरो की बैंड मारने वाली का थी और से थैंक्स के कमाल से ले आती है। तभी इधर किसी को कॉल करते हुए कहता है हैवस गॉड को बुलाओ। लिटिल माल्कम में घर पर सेफ रखने के लिए यूसुफ यहाँ पर सिरुजन के साथ होता है, लेकिन जब उसने यहाँ पर चलते हुए कुछ नोटिस किया और दौड़ते हुए एक लड़की उठाकर पकड़ लेता है। तो बताओ तुम्हारे प्रोफेसर किन के पास लेटे में नजर क्यों आ रही थी? और तब जीरो के कहने पर जिन अपना एक सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। तभी कुछ लोग को दिखाएगा जो कि बिल्ली के ऊपर होते हैं, लेकिन इधर में जीरो के कहता है कई तो लोग इसका इंतजार तो नहीं कर रहे थे। यूं के लोग बिल्कुल हैरान थे और कहते हैं आखिर तुम लोगों ने इसके साथ क्या करा? लेकिन भाई ये सब तो जीरो का है कि लोग की आप पकड़ कर रहे हैं और अगले सेकंड में वही सबको मार बेहोश कर देता है। बस प्लग चपकते ही सबके सब जीरो का तो ढेर हो गए। जैन कोने में से एक के पास गोलर मिठाई मिला जो कि एक ग्रेड क्लास में से एक लॉन्ग क्लास के पास होता है, जिसम के जीरो को अचानक की लॉन्ग बैंक थिंग के बारे में याद आता है। ये बंदा तो अभी मेरे बैंक के पीछे पड़ा है, इसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि इसी बंदे का नाम वांग पेंग है। उसे तब एक कॉल आती है, इससे उसे ये पता चलता है कि वो स्वॉर्ड हार चुकी है और सबका हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। असल में ये है बस स्वॉर्ड, इसे तीनों ने हराया और सब ए रैंक के थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए और अपनी सारी मेमोरी भी खो दी। इसलिए वांग पेंग को अब डोंग यान पर गुस्सा आता है। तो केस के मुताबिक वो ये कार्य सब कर सकता है। दूसरा के यहाँ पर जीरो अपनी बहन के पास आके उसे क्लॉक पहना देता है और कहता है अगर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस हो तो बस इस बहन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। उसकी बहन तभी यहाँ पर से कुछ कहने वाली थी, पर वो रुक जाती है क्योंकि वो इस सब में जीरो को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती और उसे डॉगी को कर ले जाने के लिए बोलती है। तो जीरो जैन से कहता है चल भाई से तेरे घर में चलते हैं, सेमी तो वहाँ पे रईस है ना। रात के टाइम ऑप्शन को दिखाएगा जो कि हानोंग के ऊपर नजर रखे हुए था। तब उसे घर के बाहर कार आती है और ये देखते ही वो जल्दी से इस बार में जीरो को इन्फॉर्म कर देता है। उस कार में से बंदा निकल के हानोंग के सामने आता है, जिसे वो कहती है यंग मास्टर ओयांग आपको यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। अरे अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम और कौन सी गड़बड़ कर देती। वैसे अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन हानोंग इसका हाथ उड़ाते हुए कहती है टाइम हो चुका है, चलो चले। तो कहता है ओयांग रियो को ठिकाने लगा के तुमने काफी अच्छा काम किया। वो उसे थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हानोंग तो उसकी बुराई कर देती है, जिससे गुस्से में आकर रियो से पकड़ लेता है। बस तुम शादी तक रुक जाओ, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो हानोंग कहती है इतना ही नफरत करते हैं मुझसे, तुम्हार क्यों नहीं देते? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ जीने के लिए बेकरार हूँ। इतने में तभी मसला डांस के ये हट्टे कट्टे पहलवान हानोंग को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये उसके पास जब आते उससे पहले ही उसके रोबोट ही निखेर लेते हैं। चलो मैं खुद को तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ जी हाओ ओयांग क्लैन से और मैं तुम्हारे मिस हानोंग का फियांसे हूँ। हानोंग अभी सबको अपने के लिए कहती है तुम लोग इसमें इन्वॉल्व मत हो, मैं सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन ये लोग तो अब भी नहीं मानते और हानोंग को बचाने के लिए इससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। पर शायद ये रोबोट्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, ये लोग तो उनके सामने टिक भी नहीं पाते और सब के सब बुरी तरह से हार जाते हैं। जी हाओ हानोंग को कार में लेते हुए कहता है देख लो अभी से तुम्हारी वजह से ही मारे जाएंगे। हानोंग इसे अभी सब रोकने के लिए कहती है तो के रोबोट्स अभी नहीं रुके थे और इन्हें बुरी तरह से मारते ही जाते हैं। शीशन भी ये देख के दूर से अपनी गन फायर करता है, पर इस जी हाओ ने तो उसी गोलियों को बस अपनी उंगली से रोक लिया और अब शीशन के ऊपर ही वापस मार देता है। यहाँ तक किसने कार के अंदर बैठे बैठे ही उससे बुरी तरह से फेल भी कर दिया। हानोंग उसे कहती है जो तुमको मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज तुम इन्हें जाने दो। तो कहता है याद रखना फिर तुमने अभी कह दिया है, चलो ठीक है आप कहीं और चले, वैसे भी अब मैं बोर हो चुका हूँ। और वो अब हानोंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बुरी तरह घायल हालात में शीशा नीचे पड़ा था और वो रोबोट उसके पास आता है क्योंकि इन लोग ऑर्डर मिल चुका है सबको मारने का। तभी ये भी नहीं पाता और वो रोबोट तब उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये पता चलता है कि जीरो ने सही टाइम पे आके शीशन को बचा लिया और अब जीरो आ ही चुका है। तो तुम लोगों को अच्छे से पता है क्या होने वाला है। वो बारी बारी करके इन सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जो देख के कुछ तो से बचे भागने की भी कोशिश करते हैं, पर ये बेचारे जीरो से बचे कहाँ भाग पाएंगे। और ये सब होने के बाद जियाओ के पास मैसेज पहुंचता है कि उसके सारे रोबोट्स अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जैसे अभी देखने की कोशिश की कि भाई किसने किया, तो उसे सामने जीरो दिखता है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फायर स्पिरिट स्वॉर्ड है। दूसरा पिता जीरो को दिखाएगा जो कि बहुत ही गुस्से में चुका था इस ओयांग क्लैन की वजह से। तब यान और जैन दोनों मिलकर उसे गुस्से को शांत कराते हैं। वो साथ ही जल्दी से शीशन को भी हॉस्पिटल भेजते हैं। कुछ देर बाद अभी सब साथ बैठे थे जहाँ पर जीरो इन ओयांग क्लैन के पास से निकले कहता है, पर इस सुनते यान ये पड़ जाती है। तो क्या ओयांग क्लैन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लान है, उससे बिना इतना आसान नहीं। लेकिन जैन इधर काफी कॉन्फिडेंस में था क्योंकि भाई हानोंग को बचाने का फर्ज है। आखिरकार वो उनकी एक दोस्त थी। जैन अब यान समझा ही रहा था कि तभी ऑपरेशन फैमिली का वो हीरो आता है, इसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो कुछ गुंडे से पिटा था। जीरो से पूछता है अरे अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है मैंने सुना मिस हानोंग मुसीबत में है, इसलिए मैं भी अपने माँ से मदद करने के लिए आया हूँ। और अब जब हर कोई तैयार है इसके लिए तो आखिर में यानी माने जाता है। कुछ देर बाद मूवियो इन्हें ओयांग रेसिडेंस का पूरा मैप दिखाती है और साथ ही सेटों का सारा डेटा हैक भी कर लिया। उन्हें बताते कि इस जगह पर एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है जो कि दोनों क्लास के बीच के झगड़ों को खत्म करने के लिए किया जा रहा
है। ये दोनों क्लैंस ही अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, तो इसलिए लोग शादी से पहले हानो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यो सुनते जीरो एक बार फिर से बहुत ही गुस्से में आ चुका था, तो जेनो से कहता है, अरे थोड़ा शांत रहो, हमें कुछ भी करने से पहले एक प्लान चाहिए। और वो शासन से कहता है, तुम अपने फैंस को इकट्ठा करके उस सबका ध्यान मत करना, और इधर मैं, यान और लिंजी सीक्रेट लिंक के बेस मैटर करेंगे। वो फ्यू और टोडो का काम होगा उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना। असल में मेरा टोडो इंगे डॉग का नाम है, जो कि अब काफी इंटेलिजेंट हो चुका है। इसके बाद अभी लोग प्लान के मुताबिक ही काम करने लगे। शासन अपने फैंस को इकट्ठा करके इनका ध्यान भटकाता है, और इतने में बोफियो उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देती है, और इधर यहाँ पर ये लोग चुपके से अंदर घुसने लगते हैं। दूसरी तरफ शियाओ को दिखा जाता है, जो कि हानो के पास उससे पूछती है, तुम सच में करने जा रही हो? जरूरी है क्या करना? तो वो कहती है, मैं कुछ कर नहीं सकती, ये क्लैन वालों का डिसीजन है। तभी जी हाओ वहाँ पर आता है, जहाँ इसके साथ शान बुआन नाम का एक बंदा भी था। शियाओ उसे देख के काफी खुश हुई, और उसके साथ अब बिना करने के लिए बाहर जाने लगती है। हानो उसे पूछती है, सब क्या चाहते हो तुम? और वो उसे पकड़ते हुए कहता है, जल्दी बताओ एलएनजी कौन है? तो पूछती है, आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? अरे तुम तो जानते ही हो पायरस प्रिसोर कितने कीमती है, बर्कली जेंट्री वेपन है। मैं तो उसे इस बारे में एक बिल करने का सोच रहा था, पर तुम्हारे चिरकुट साथी काफी जिद्दी है, हर बार बीच में आ रहा है। लुइस रफिया पर इंटरनो को दिखाएगा, जो वे किस तरह अंदर घुस चुके थे, लेकिन यान और जेंडो जीरो का चेहरा देखकर डर जाते हैं। ये इतने में शियाओ भी आ गई और कहती है, कौन है माँ? यानो से पूछता है, शियाओ तुम बोला पे क्या कर रही हो? तुम्हें तुमसे पूछना चाहिए, आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ऐसे कपड़े क्यों पहने के तुम लोगों ने? और वो तो अभी शान बुआन को नजरअंदाज करते हुए उनके बीच ही आगे शियाओ से बात करने के लिए जरे से बात करने में लग गया, और दूसरी तरफ मौका देख के जीरो जेन चुपके से ऐसे निकल जाते हैं। आगे ने कुछ गार्ड्स मिलते हैं, जो संभालने के लिए जनी काफी है, और इधर जीरो रास्ता खाली देखकर सीधा हानो के कमरे में पहुंच जाता है। कौन है तुम? अंदर कैसे आए? तो वो कहता है, अरे मैं हूँ लिंजी, चलो चले, हमें आज जल्दी निकल आऊंगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। पर यार यहाँ तो हानो ही जाने से मना कर देती है, तो जीरो से कहता है, यह हराना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो मैं यहाँ से चलना ही होगा। हानो मुझसे कहती है, इससे अब तुम्हारा कोई भी देना देना नहीं। वो तो बिल्कुल ही जाने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उसने फिक्लैंड वालों से वादा किया है, और जीरो पर अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी कोई स्पेशल भी नहीं। इस पर जीरो से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, पर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन हानो तब भी काफी डर रही थी, क्योंकि ओयांग क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनके खिलाफ जाना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। जीरो कहता है, चिंता मत करो, मेरे रात में डरने की कोई जरूरत नहीं, और अपने वेपन से पिछली दीवार को तोड़ देता है, जो देख के फाइनली हानोंग भी उसके साथ जाने के लिए मानी जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाएगा, जहाँ पर जीरो हानोंग को लेकर जा रहा था, तभी जिन वहाँ पर अचानक आके पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है, क्योंकि असल में जीहाओ ने इन सबको पकड़ लिया है। तो तुम अपने दबर के साथ भागने की कोशिश में हो, तुम तुम्हारे क्लैन का नाम डुबा दोगे। तब जीरो हानोंग को बचाने के लिए जीहाओ से शर्त लगाता है कि अगर मैं तुमसे जीता तो तुम हानोंग के पीछे कभी नहीं आओगे। तो जीहाओ कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे जीता तो मुझे तुम्हारी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड चाहिए। ये देख के हानो समझाने लगती है कि लिंजी, तुम इसके साथ सहमत आओ, ये अपने क्लैन में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। पर जीरो तो अब पिछड़ने वाला थोड़ी है। वो जिद रपीते ध्यान भी सुनने से बहस करने में लगा था, और कहता है, बकवास मत करो, शियाओ तुम जैसे हो कभी पसंद नहीं करेगी। और शियाओ तो उसे मारती है और पूछती है, सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो? तो वो उसे सारी बातें बताता है, जो ही मसला लाइंस और शीजन के साथ हुआ। इधर बैटल एरिना के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जीरो और जियाओ फाइट करने के लिए आए थे। जियाओ कहता है, आज ओयांग और डोंग फैमिली एक होने वाली है, इसलिए इस दिन को और खास बनाने के लिए मैंने फैसला किया है इस मिस्टर रेड मास्क से लड़ने का। अगर मैं जीता थी एंगेजमेंट कंटिन्यू होगी, और ये फायर स्पिरिट्स और मुझे देगा। इसम के तो डोंग और ओयांग क्लैन दोनों के पेरेंट हैरान थे, क्योंकि बाय फायर स्पिरिट्स और को नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी वेपन है। अब इसके बाद जिहाओ मैदान में आता है। असल में इस एरिना के अंदर एक मैजिक फील्ड है, जो कि अटैक्स को बाहर जाने से रुकेगी, तो इसलिए अभी लोग अपनी पूरी तरह से फाइट कर सकते हैं। जीरो अपना वेपन निकाल लेता है, तो जिहाओ से देख के कहता है, तुम जैसो के लिए तो बस मेरी कुंगली काफी है। अब फाइट शुरू होती है, जीरो जिहाओ के ऊपर अटैक करने लगा, पर जीरो से रोक लेता है। दोनों की धमाकेदार लड़ाई चलने लगती है, और तभी एक दूसरे को बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे काफी तगड़ी पावर रिलीज होती है। जिहाओ अब लगातार जीरो के ऊपर अब भी काफी सारे अटैक्स करते ही रहता है, और जैसे अब अल्कासस का ध्यान भटका, वो पीछे से अपना अटैक करने के लाने लगा, पर जीरो ही देखते ही उस पर अपना वेपन फेंक के मारता है। लेकिन जिहाओ ने भी इसे किस तरह डॉज कर लिया, और तभी जीरो उसके पीछे आके एक लात मार को उसे दूर फेंक देता है। सांस लेने का ही मौका नहीं दे जीरो, तो इसे जिहाओ अब कुछ पत्थर फेंकने लगा, और बचने के लिए बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाता है, पर जीरो से डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे भी ये जिहाओ किस तरह बच गया। और अब तो इसके पसीने तक छूटने लगे थे, लेकिन जीरो तो एरर से कुछ करने का मौका ही नहीं देता, और एक पंच मार के उसका मुंह ही सुझा देता है। वो अब तभी अपनी वेपन को घुमाने लग गया। इससे आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन क्रिएट होता है, क्या ही अलग लेवल्स की पावर सेंस की, और अब जीरो सी का इस्तेमाल करते हुए उसको पर अटैक कर देता है। इसे ये जिहाओ तो रोक भी नहीं पाता, बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था भी ये, लेकिन ये बंदा भी हार मानने को तैयार नहीं, तो वापस करना होता है और अपने सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक
खतरनाक अटैक ताकि इससे पूरे एरेना के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जीरो हार चुका है, पर पता है यहाँ पर मेन दिक्कत क्या है। जीरो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले उसे हरा ही नहीं सकता। वो अब आके सीधा उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, पर अब इससे तो इस जीहाओ की हालत भी खराब हो चुकी थी और वो कहता है आज यहाँ में से कोई एक मरेगा। वो एक स्क्रोल बाहर निकालते हुए कहता है एक्टिवेट, जो देखकर ये ओयांग क्लैन का प्रेसिडेंट कहता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और तब अचानक ही इधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर हर जगह बस धूल ही थी और यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो स्क्रोल जिससे भी जीहाओ ने इस्तेमाल किया उसे एक बहुत ही पावरफुल एसेसाइन ने बनाया था। उसमें कुछ बहुत ही पावरफुल और छुपे हुए स्पेल्स हैं। यह इधर हानोंग जीरो ढूंढ रही थी, लेकिन बस सीजन और यहाँ मिलते हैं और यहाँ ऊपर आसमान में जीहाओ खड़ा था एक बिल्कुल ही नई फॉर्म के साथ। जीरो तब बाहर आके कहता है मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? वैसे अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब निपटा देता हूँ पहले। जीहाओ अब और भी गुस्से में उस पर एक अटैक करता है। इसके जवाब में जीरो ने भी यहाँ पर एक जोरदार अटैक किया। इसके सामने जीहाओ तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता और वो जीरो के इतने पावरफुल अटैक की वजह से सीधा नीचे आकर ही गिरता है। और तो अभी आके जीहाओ को मजाक उड़ाते हुए उसे कुछ फोटोज भी लेने लगा। हालत तो देखो कितनी बुरी हो चुकी बेचारे की। हानोंग में तभी जीरो के पास आने लगी और काफी खुश होती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर कुछ अजीब हुआ। वह वहीं पर गिर जाती है और सिर्फ इसके साथ ही नहीं बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है। और इसी तरह पूरी दुनिया में हर जगह सारे लोग एक एक करके अपने होश खोने लगते हैं। तभी जीरो की नजर ऊपर आसमान में गई जहाँ पर जियाओ खड़ा था एक बिल्कुल ही नई फॉर्म के साथ। उसे कहता है ये पावर देख रहे हो तुम, ये पावर है गॉड की। तैयार हो जाओ इंसानों, अब एक गॉड का राज हो गया। वैसे मैं अब एक गॉड बन गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज है जिसे मुझे खत्म करना है और वो हो तुम्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो जीरो कहता है तुमने इन लोगों के ऊपर माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल किया। इस पर वो कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन अब तैयार हो जाओ इस गॉड को पूजने के लिए। और वो जीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई जीरो ने ताबड़तोड़ उस पर अटैक कर दिया, इसे वो रोक भी नहीं पाता। और उसे कहता है टकियो थोड़े स्ट्रॉन्ग होने से तुम गॉड बन जाओगे क्या? और अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जीरो कहता है ऐसी बात हासिल करके भी क्या ही फायदा। तो ये जीहाओ अवोनी बफास करने लगा, गॉड को किसी जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी से इस दुनिया को चलाता है और मेरे राज के अंदर इस दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होगा। तो जीरो कहता है हाँ वैसे भी सारी क्राइम की डर तुम ही हो। जियाओ कहता है चाहे जितना बोल लो वैसे भी अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और जीरो के ऊपर एक पुट पर अटैक मार के उसे नीचे गिरा देता है। जियाओ उसके माई के अंदर घुसने की कोशिश में लगा, लेकिन एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे कुछ मॉन्स्टर्स जैसी चीज होती है। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी पीछे से इसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि इसे कहती है मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सुकून से अपनी जिंदगी जियो। और उसके साथ ही आपस जीरो भी बैठा होता है जो कि रो रहा था। ठीक है तभी जियाओ उसे वसे बाहर आता है और इधर जीरो खड़े होते हुए कहता है मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी अपने पास वाले रुपए वापस नहीं आऊंगा। और एक कहते हुए अपना रेंजी फाइनली जीरो की रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो भाई अभी जिहाओ कोई बुढ़ा से पड़ गई और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इतना जीरो है तो देख लो यार यही है इसका असली रूप, जीरो की रियल फॉर्म। लेकिन जिहाओ इस बात को तो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जीरो उसके सामने खड़ा है और उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। लेकिन अब चीजें पहले जैसे न रही, जीरो तो इसके अटैक को बड़ी आसानी से रुकते हुए उसके ऊपर ही वापस अटैक कर देता है। तो कहता है हाँ जैसे कि मुझे उम्मीद थी मेरा अटैक पहले से थोड़ा से बेकार हो चुका है। लेकिन ये जियाओ अभी भी हार नहीं मानता और एक नई फॉर्म के साथ लड़ने आ जाता है। तो जीरो कहता है वैसे काफी टाइम हो गया से इस्तेमाल करे, चलो ट्राई करते हैं। जीरो एट फॉर्म जजमेंट, उसके अटैक करते ही आसपास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे जिहाओ की फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो गई। जीरो से कहता है बात मानने भाई अब तो सरेंडर कर दे, पर ये भी बड़ा जिद्दी है, मानने वाला कहाँ है? तभी जीरो उस पर फर्स्ट होम का यूज करता है, इसे ये जिहाओ रोकने की कोशिश तो करने लगा, लेकिन इस अटैक को रोकते रोकते तो खुद इसकी हालत खराब हो जाती है। जीरो उस पर फिर के कहता है जितना तुम सोचते हो ये दुनिया उतनी आसान नहीं, सिर्फ पावर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और तब अपने सेकंड फॉर्म का नाम लेता है रिडेम्पशन और उसके अटैक इस्तेमाल करते ही जिहाओ डर से चीख पड़ता है। जिसके बाद अब जीरो वापस से अपने नॉर्मल लिंजिबल रूप में आ चुका था। इधर जिहाओ भी हार मान के लेटा हुआ था और कहता है जैसा कि मुझे लगा था तो तुम्हारे पावर से आगे नहीं टिक सकता। जीरो से कहता है तुम जानते हो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। तो जिहाओ इस कैसन लगा क्योंकि वो ये बात भूल गया था कि जीरो एक हीरो है। वो कहता है मैं ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था इसमें कोई भी क्राइम न हो, ये करने के लिए मुझे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ता, लेकिन इस बीच में अपने रास्ते से भटक गया और अब देखो मैं किस तरह से बुरा बन चुका हूँ। लेकिन मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो जीरो अब उसे एपिसोड था कि दिखाता है जहाँ इसकी बॉडी के ऊपर कई सारे निशान थे और असल में इसकी बॉडी पर सारे निशान काफी सारे फाइट्स करने के बाद आए हैं। यहाँ तक इसने कुछ कोर्ट से फाइट की है और ऐसे ही करने के बाद इसकी बॉडी पर निशान आए हैं। लेकिन जीरो के लिए अच्छी बात यह है कि इसके चेहरे पर कोई
कोई निशान नहीं आया, बाकी अपने शरीर के निशान को तय मुझे अपनी बहन छुपाता ही आया। तो जियाओ कहता है ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, तुम इतने सारे बर्डर्स के बाद भी जिंदा बच गए। वापस से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है इसे इसने जीरो के साथ देखा था। तो वो कहता है माफ करना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और तुम जरा मुझे जीरो कहना बंद करो, मैंने हीरो बनने काफी टाइम पहले छोड़ दिया। तो वो कहता है ऐसी बात है तो फिर तुमने रजिस्ट्री क्यों के हीरो बनने के लिए, लेकिन जीरो को ये बात खुद ही नहीं पता वो टीका कि इसने ऐसा क्यों किया। जिया खुश होते वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे क्या तो मर रहा हूँ। इस पर जीरो कहता है इस सिंपल लाइफ जीने में कोई बुराई नहीं और जिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगले दिन में जीरो एक जगह पर आता है और यहाँ पर जितना भी इसने हर के समय बिताया था सब कुछ याद करने लगता है। पर अब कुछ देर बाद हार वहाँ पर आ जाती है तो जीरो से पूछता है तो सच में जा रही हो क्या। तो कहती है हाँ मैंने टिकट्स भी खरीद ली, वैसे तुम्हें ये पता है ना कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तुम्हें क्या लगता है हीरो एसोसिएशन है पढ़ाना तुम्हारे लिए अच्छा आइडिया है। तो हांडम कहती है तुम्हें जो था जिसने कहा था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँ उससे पहले एक लाफ चीज और वो अब जीरो को यहाँ पर किस कर लेती है या फिर वो उससे कहती है अलविदा मेरे हीरो, फिर मिलेंगे। तो जीरो भी अब उसे स्माइल करते हुए गुड बाय कह देता है। कुछ देर बाद एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था जो कि कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ ये वही है, सिर्फ वो ही ऐसे एनर्जी जनरेट कर सकता है, चिंता मत करो हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तो मेरा इंतजार करना जीरो। और इसी के साथ इस एनिमे सीजन 1 पर एंड होता है।